friends, my name is Muskan and welcome to my YouTube channel Become a Good Teacher. So today we are going to start with a new theory given by Jean Piaget, that is cognitive development by Jean Piaget. तो इस थ्योरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे जीन प्याजे के बारे में कि वे कौन थे जिन्होंने ये थ्योरी दी। जीन प्याजे कौन थे और जीन प्याजे ने इस थ्योरी में क्या क्या बताया, उसमें किन स्टेजेस के बारे में बात करी गई है और उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या थी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जीन प्याजे कौन थे। जीन प्याजे क्या है? He was born on 9 August 1896. He was Swiss developmental psychologist and philosopher. He is also known for his studies with children. तो ये कौन थे? इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था। ये एक स्विस डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे। इनकी स्टडीज़ चाइल्ड के ऊपर स्टडीज़ के लिए जाना जाता था। मतलब ये बच्चों के ऊपर स्टडी करते थे कि बच्चों की कैसे ग्रोथ हो रही है, कैसे डेवलपमेंट हो रही है, उनके ऊपर स्टडी करते थे। He was so keen in his interest in the study of cognitive and child psychology. ये बहुत ही कीन थे, मतलब बहुत डीप नॉलेज के लिए माने जाते थे कि इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस स्टडी में। किस स्टडी में? कॉग्निटिव स्टडी में, मतलब चाइल्ड के बारे में पढ़ना, चाइल्ड की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, चाइल्ड कैसे कैसे स्टेजेस से बढ़ता है, एक बच्चा कैसे एक स्टेज से स्टेज बढ़ रहा है, तो उसके बारे में स्टडी करने के लिए ये जाने जाते थे। Piaget gave the theory of cognitive development by studying the mental development activities of the children. इन्होंने ये थ्योरी कैसे दी? इन्होंने क्या किया, अब किसी बच्चे के मेंटल स्टडी कि उसका दिमाग कैसे चल रहा है, वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़, वो कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर स्टडी करके इन्होंने ये थ्योरी दी। इनको हम रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं, मतलब कि चाइल्ड कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। उन्हें ऐसा लगता था चाइल्ड अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। ही सेड दैट चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट। इन्होंने क्या कहा था कि चिल्ड्रन जो है वो एक लिटिल साइंटिस्ट है, मतलब कुछ नया नया इन्वेंट करते रहते हैं। तो इस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है जो नीचे लिया हुआ है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट का नाम लिया मैंने इस वर्ड का। इसका मीनिंग क्या होता है? चाइल्ड कलेक्ट स्मॉल यूनिट्स ऑफ नॉलेज। जो चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे छोटे नॉलेज कलेक्ट करते हैं। कहाँ से? अगर वो खाना खा रहे हैं तो वहाँ से कुछ नॉलेज कलेक्ट की कि इसे खाना कैसे खाना है, खेल रहे हैं तो उससे नॉलेज कलेक्ट की। मतलब बच्चे हर चीज से कुछ सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। चाइल्ड एड्स देयर एंड मेक अ बिगर कॉन्सेप्ट। चिल्ड्रंस क्या करते हैं? ऐड, अपनी नॉलेज में ऐड अप करते हैं और उसे एक बिग कॉन्सेप्ट में क्रिएट करते हैं। थर्ड है चाइल्ड क्रिएट हिज ओन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। उन्हें ऐसा लगता है, किसी भी टॉपिक की अगर बात करें तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी ही दुनिया में है। वो हर कंसेप्ट को अपनी नज़रिए से देखते हैं कि ये वर्ल्ड में कैसा दिखेगा। मतलब कोई भी टॉपिक ले लो तो वो अपनी ही नॉलेज उसमें बिल्ड करना चाहते हैं। तो वो क्या? कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब खुद बिल्डअप करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया बनाना, कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना। चलो, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इंटेलिजेंस, interest, curious questions, concepts, thoughts, problem solving, observation and such other abilities। मतलब ये थ्योरी क्या बताती है हमें? इस थ्योरी में बताते हैं कि जो चाइल्ड है वो क्या डेवलप करता है? लैंग्वेज डेवलप करता है, इंटेलिजेंस डेवलप करता है, इंटरेस्ट डेवलप करता है, क्यूरियस क्वेश्चंस आते हैं उसके दिमाग में, कॉन्सेप्ट, थॉट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं कि एक बच्चे में। कॉग्निटिव वर्ड यूज किया। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, हमारी इंटेलिजेंस, आर इंटेलिजेंस, बिहेवियर चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अ चाइल्ड कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम और बिहेव इन अ वे अ अडल्ट कैन। मतलब कि
अगर तो कोई टॉपिक चाइल्ड के अकॉर्डिंग है, मतलब कि अगर तुम एक 4th क्लास के बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो अगर उसे आप एडिशन करवाओगे 2 + 2, 7 + 7, 7 + 8, या फिर 2 डिजिट नंबर 44 + 23, वो तो वो कर लेगा। बट अगर आप उसे एडिशन के लिए दे दोगे 40,56,787 एंड ऐड दिस विथ 30,27 एंड सो ऑन, मतलब इतने बड़े बड़े नंबर्स दे दिए तो वो नहीं कर पाएगा। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, जैसे अगर हम इन्हें सिंपल मल्टीप्लिकेशन कराते हैं टेबल्स की फॉर्म में 4 7 जा 7 6 जा ऐसे लेंगे, तो वो बच्चे कर लेंगे क्योंकि वो उनके एज के अकॉर्डिंग है। बट अगर आप उन्हें मल्टीप्लिकेशन के लिए दोगे 47 4 7 8 9 को 763 से मल्टीप्लाई करो, मतलब इतना बड़ा नंबर उनसे हो भी नहीं पाएगा। तो जो एक चाइल्ड है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग ही सीखता है। किसी भी बच्चे को हम बड़ों की चीजें छोटे बच्चों को नहीं सिखा सकते, क्योंकि उनका माइंड, उनका जो ब्रेन है उतना डेवलप नहीं हुआ होता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पियाजे का कॉन्सेप्ट क्या था? पियाजे के अंदर पियाजे की थ्योरी के अंदर हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है स्कीमा, एक होता है बिहेवियरल स्कीमा, और एक होता है कॉग्निटिव स्कीमा। और कॉग्निटिव स्कीमा में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कीमा से। स्कीमा क्या होता है? आवर ब्रेन कंटेन्स पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एवरीथिंग, we have a concept related to that. Schema is individual behavior. He explained that every individual react according to his or own behavior for his own experience. He develops behavior when he deals with objects, individuals and situation in life. These are called schemas. मतलब ये कहना चाह रहा है कि हर पर्सन, हर स्टूडेंट, हर बच्चे के दिमाग में कुछ पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है किसी चीज से रिलेटेड, ठीक है, और वो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। ठीक है, स्कीमा भी हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है बिहेवियरल स्कीमा और एक होता है कॉग्निटिव या फिर मेंटल स्कीमा। ठीक है, बिहेवियरल स्कीमा क्या होता है? इट इज रिलेटेड विद ह्यूमन बिहेवियर। When person perform physical activities, he is dealing with behavioral schema. ठीक है, behavioral schema क्या है? जब एक person physical activity कर रहा है तो वो एक behavioral schema से relate करता है। For example, एक बार हमने बच्चे को सिखा दिया कि हमें किसी पर्टिकुलर गेम को कैसे खेलना है, तो नेक्स्ट टाइम वो उस स्कीमा को उसके दिमाग में उस गेम से रिलेटेड पहले से इंफॉर्मेशन डाल दी गई है, मतलब उसे एक बार बच्चों को बता दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग बाद में भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉग्निटिव या फिर मेंटल स्कीमा। वो क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, उसकी मेंटल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। व्हेन पर्सन डील्स विद हिज एकेडमिक साइड, द स्कीमा इज ऑफ कॉग्निटिव टाइप। Sucking ability is cognitive mental structure that allows babies to suck different things. ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, छोटे से जो बच्चे होते हैं, मतलब कि 6-7 महीने के, वो क्या करते हैं, जो अपना जो थंब है वो सक करते रहते हैं। तो अगर हम उन बेबीज को उनके हाथ में कुछ भी चीज पकड़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल पेन, कुछ भी पकड़ा रहे हैं, तो वो भी उस चीज को भी सक करने लग जाते हैं। तो वो उन्हें ऐसा ही लगता है कि ये चीज भी सक करने के लिए है। तो ये क्या है? उनके स्कीमा है उनके अंदर, मतलब उनके माइंड में ऐसी पहले से ही उनके अंदर इंफॉर्मेशन है कि हर चीज को जो भी इनके हाथ में है उसे इन्होंने मुंह में डालना ही डालना है। ठीक है, तो ये क्या है? स्कीमा। आगे हम पढ़ते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? इन दिस the child takes the help of his cognitive abilities structure to deal with external condition. बच्चा क्या करता है? अपनी एबिलिटीज और अपने स्ट्रक्चर को यूज करता है एक्सटर्नल कंडीशन के साथ डील करने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। एज soon as a small toy is found,
द बेबी स्टार्ट सकिंग इट इन हिज माउथ, he respond to his previous knowledge and experience. तो उसकी एसिमिलेशन क्या है? प्रीवियस नॉलेज का यूज करना, मतलब स्कीमा का यूज करना, ठीक है। स्कीमा का कैसे यूज कर रहा है? अगर एक बच्चा है, उसने स्मॉल टॉय उसको मिला है, तो वो क्या करेगा? उसे भी सक करने लग जाएगा या उसे भी मुंह में डालने लग जाएगा, जैसे कि मैंने पिछले में स्कीमा में बताया था। स्कीमा प्रीवियस नॉलेज होती है और एसिमिलेशन उस प्रीवियस नॉलेज को यूज करके उस पर अप्लाई करना होता है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले एसिमिलेशन आता है, उसके बाद हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, उसके बाद न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम और फिर अकोमोडेशन। इनका कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बॉय सॉ एन एरोप्लेन and from existing schema he called it as bird. This is called assimilation. For example, जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स और टीचर्स उन्हें सिखाती हैं कि जो भी चीज़ हवा में उड़ती है, जो भी चीज़ एयर में फाउंड होती है, वो क्या होती है? वो है हमारी बर्ड हमारी फ्लाई करती है। लेकिन अगर बच्चा फर्स्ट टाइम एरोप्लेन को देखेगा तो वो भी यही सोचेगा कि ये एक बर्ड है, लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स उन्हें ये समझाएंगे कि ये बर्ड नहीं है, ये एरोप्लेन है और ये भी हवा में उड़ता है, ठीक है। मतलब स्कीमा में चेंज लेकर आए। ये तो देखो, सबसे पहले क्या था? स्कीमा क्या था कि बर्ड, बच्चों को पता है कि बर्ड जो है वो हवा में उड़ती है, तो स्कीमा उसके लिए क्या है? बर्ड। और एसिमिलेशन क्या है? उसने अपने स्कीमा को यूज करके एक एरोप्लेन को भी उसने एक बर्ड कहा। उसे जब एरोप्लेन दिखाया गया उसे यही लगा कि वो एक बर्ड है। मतलब वो क्या कर रहा है? एसिमिलेट कर रहा है, उस कंडीशन को अप्लाई कर रहा है, और इस टाइम पे वो क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। लेकिन उसके लिए एक न्यू सिचुएशन क्रिएट हो गई कि उसके जो पेरेंट्स या फिर टीचर्स ने उनको बताया कि ये बर्ड नहीं है, ये एरोप्लेन है, ठीक है। तो वो क्या है? उसके लिए न्यू सिचुएशन। वो कंफ्यूज हो गया कि बर्ड है और एरोप्लेन भी है, कैसे हो सकता है? तो इस टाइम पे वो डिसइक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा, मतलब उसके अंदर एक न्यू नॉलेज ऐड होगी, ठीक है। एकोमोडेशन का मतलब होता है न्यू नॉलेज का ऐड होना, न्यू नॉलेज ऐड करना, नॉलेज ऐड। ओके, चलो इनको पूरे कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ये तो सिर्फ फ्लो चार्ट की फॉर्म से था। तो आगे लिखा है, दिस इज द स्टेट, दिस is the state of equilibrium when he used the existing schema. He is in equilibrium state between bird and aeroplane. वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है कि ये बर्ड है कि एरोप्लेन में है, लेकिन उसकी मदर या फिर हम टीचर भी कह सकते हैं, उसको बताती है कि इट इज एन एरोप्लेन एंड पीपल ट्रैवल इन इट एंड इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। मतलब उसके अंदर एक न्यू नॉलेज ऐड हुई। दिस इज द न्यू सिचुएशन विच एंटर्ड इनटू द माइंड ऑफ द बॉय ऑफ हर मदर एंड नाउ द बॉय इज इन डिसइक्विलिब्रियम स्टेट। इस टाइम पे वो एक डिसइक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब जो इसकी प्रीवियस नॉलेज थी उसमें एक न्यू नॉलेज ऐड हो गई, ठीक है, न्यू नॉलेज ऐड हो गई। और अगली बार जब भी उसे बर्ड या फिर एरोप्लेन दिखाया जाएगा तो वो उसे इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ये एक बर्ड है और ये एक एरोप्लेन है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ न्यू स्कीमा, नाउ बॉय केम टू नो द डिफरेंस ऑफ बर्ड एंड एरोप्लेन एंड नाउ ही कैन करेक्टली रिकॉग्नाइज इट। दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। मतलब न्यू नॉलेज को यूज करना, उसे क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? मैंने आपको स्कीमा बता दिया, आपको मैंने एसिमिलेशन बता दिया,
अब हम करेंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? द स्कीमा विच इज ओल्ड डज नॉट वर्क, वर्क आएगा यहाँ, एंड चाइल्ड एडजस्ट द न्यू विद ओल्ड, मतलब ओल्ड नॉलेज में एक न्यू नॉलेज का एडअप होना, ओल्ड में एक न्यू नॉलेज का ऐड होना, उसे क्या कहते हैं हम? एकोमोडेशन। ओके, इट मीन्स मेकिंग चेंज इन द एक्सिस्टिंग स्कीमा टू फिट इन द न्यू आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हो गया? द चाइल्ड is now in new situation so that he cannot cope on the basis of his old experience. Then the child feels the need of make some changes in his cognitive ability. मतलब उसे ऐसा लगा कि उसे अपनी cognitive ability और structure को change करना चाहिए, मतलब new knowledge को add up करना चाहिए. He deals with the situation by making changes like when a big toy is given to the child, then he tries to suck it in the mouth, but he fails because of being a big toy. In this way, he starts pushing the toy and throwing it. देखो, एक छोटा बच्चा क्या होता है, जब वो अपना थंब सक करता है तब तो वो सक करता रहता है, उसे ऐसा लगता है हर चीज हम अपने मुंह में डाल सकते हैं। तो जब भी उसके हाथ में एक छोटा टॉय आता है, कोई पेन आता है, कोई की आती है, तो वो क्या करता है? वो अपने मुंह में डाल लेता है, ठीक है। लेकिन जब उसके हाथ में एक बड़ा टॉय दिलाया जाता है, बड़ा टॉय हाथ में दिया जाता है, तो क्या होता है? वो अपने मुंह में नहीं डाल पाता। तो क्या करेगा? उसके अंदर एक न्यू नॉलेज ऐड हो जाती है कि बड़े टॉयज वो अपने मुंह में नहीं डाल सकता। तो वो क्या करता है? उसे पुश करना शुरू कर देता है, उसे बाहर गिरना शुरू कर देता है, थ्रो करना शुरू कर देता है। तो वो क्या ही? ऐड ऑफ न्यू नॉलेज, उसके अंदर न्यू नॉलेज ऐड हो गई। ओके, आगे क्या है? इसके बाद क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? इट मीन्स अ स्टेट ऑफ इवन मेंटल बैलेंस व्हेन मोस्ट न्यू एक्सपीरियंस फिट विद इन द एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसमें एक न्यू नॉलेज का ऐड होना। आगे कुछ फैक्टर्स हैं जो पियाजे थ्योरी पे इफेक्ट करते हैं, जो एक इफेक्ट नहीं करते, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। सबसे पहला फैक्टर क्या है? इनहेरिटेड कैरेक्टर। इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या होता है? द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द एंसेस्टर्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जो जीन्स हैं जो उसने अपने पेरेंट्स से लिए हैं, किसी बच्चे ने जो जीन्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। किसकी? चाइल्ड की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है। सेकंड है नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज मेच्योरिटी। एज द चाइल्ड लेड हिज लाइफ, he learns to tackle a life situation due to which many experiences added in his mental dispositions, and child uses these learning experience into his coming problems. क्या करता है? चाइल्ड के अंदर न्यू नॉलेज ऐड हो रही है, न्यू स्किल्स वो सीख रहा है, और उस स्किल्स को वो अपकमिंग प्रॉब्लम्स में यूज करता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है एक एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हेन अ चाइल्ड interact with his physical and social environment, he learns many things which brings changes in his cognitive structure involving the process of assimilation, accommodation and equilibrium. मतलब एक एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। अगर एक बच्चा साइकिल से गिर गया है, मतलब उसे लग रहा है वो बहुत तेज साइकिल चला रहा है और वो गिर गया है, तो वो नेक्स्ट टाइम हमेशा थोड़ी साइकिल को स्लो चलाएगा, क्योंकि उसे पता है अगर मैं तेज साइकिल चलाऊंगा तो मैं गिर सकता हूँ। तो वो क्या है? वो एक एक्सपीरियंस है जो एक चाइल्ड ने गेन किया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए हैं। कौन कौन से? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज and formal operation stage. So our first stage is sensory motor stage.
सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी होती है? जो बर्थ से 18 मंथ्स या फिर 0 to 2 years के बीच में मानी जाती है, ठीक है। सेंसरी मीन्स सेंस ऑर्गन्स एंड मोटर मीन्स बॉडी मूवमेंट, ठीक है। दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। इस स्टेज में लैंग्वेज कोई रोल नहीं प्ले करती क्योंकि बच्चे बोल ही नहीं पाते, ठीक है। एट दिस स्टेज चाइल्ड एक्सप्रेस हिज व्यूज एंड कम्युनिकेट थ्रू द बॉडी। इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो बोल तो पाते नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज होती है और वो अपने व्यूज और कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अपनी बॉडी के थ्रू। द इन्फेंट लर्न फ्रॉम हिज एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई हिज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू डिमांड। इस टाइम पे जो छोटा बच्चा है वो कैसे लर्न करता है? अपनी इन्वायरमेंट से लर्न करता है, जैसे कि उनकी मदर उसके आगे जैसे एक्सप्रेशन शो कर रही है, जैसे बोल रही है, उन्हीं चीज़ों से वो सीखता है। सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मोटर एक्शंस। इस स्टेज पे मोटर एक्शंस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मोटर एक्शन का मतलब बच्चे अपने हाथ हिलाना शुरू कर देते हैं, पैर हिलाते हैं, ठीक है, वो क्या है? मोटर एक्शंस। सेकंड है कोऑर्डिनेशन। The infant's actions were well coordinated at this stage. For example, if a child wants milk, he will cry, or if he wants that her mother should hold me, he will pick her hands towards the mother. मतलब वो अपने हैंड्स, अपनी बॉडी मूवमेंट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर उसे मिल्क चाहिए होता है, मतलब उसे भूख लग रही है, तो वो रोना शुरू कर देता है। और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर वो चाहता है कि उसकी मम्मा उसे उठा ले, मतलब उसे गोदी में उठा ले, तो वो क्या करता है? अपने हैंड्स आके करता है ताकि वो उसे पिक कर ले, ठीक है। थर्ड है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी क्या है? द इन्फेंट बिकम क्यूरियस अबाउट न्यू थिंग्स। उसे न्यू थिंग्स में बहुत मज़ा आता है। अगर हम एक छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, तो अगर हम उनसे एक ही एक्शन बार बार रिपीट करते हैं तो वो बोर हो जाते हैं और वो हंसना भी बंद कर देते हैं उस एक्शन पे। लेकिन अगर हम न्यू एक्टिविटीज़ उसके साथ करते हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन न्यू थिंग्स के बारे में क्यूरियस भी बहुत होते हैं। नेक्स्ट है सेंसेस आर टीचर्स। चाइल्ड लर्न थ्रू सेंस ऑर्गन्स। अपने सेंस ऑर्गन से ही बच्चा सीखता है। फिफ्थ है इमिटेशन बिहेवियर। बच्चे के अंदर इमिटेशन बिहेवियर होता है। द इन्फेंट शो टेंडेंसी टू इमिटेट और रिपीट बिहेवियर। मतलब बच्चा क्या करता है? रिपीट करने की कोशिश करता है। जैसे हम रिएक्ट करते हैं वैसे ही वो बच्चा भी रिएक्ट करता है। अगर हम कोई आवाज़ निकालते हैं तो वो भी वैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करता है। तो क्या होता है? उनके अंदर एक इमिटेशन बिहेवियर होता है। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास सेकेंड स्टेज, जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 18th मंथ टू 7 years, ठीक है। ये कौन सी स्टेज है? जो स्टार्ट करती है हमारे जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच में होता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्री ऑपरेशनल स्टेज बिकॉज लॉजिकल थिंकिंग ऑफ चाइल्ड इज नॉट फुली डेवलप्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है? बच्चे के अंदर जो लॉजिकल स्किल्स है, मतलब कुछ सोचने की क्षमता या कुछ बोलता है, वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती, इसीलिए इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें इस स्टेज में क्या होता है? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड यूज इलॉजिकल रीजन इन कंपेयरिंग थिंग्स। वो इलॉजिकल रीजंस यूज करता है थिंग्स को कंपेयर करने के लिए। जैसे कि अगर एक बच्चा एक बॉल देखता है और एक मून को देखता है, उसे ऐसा लगता है कि बॉल ही मून है और मून ही बॉल है, ठीक है। तो इलॉजिकल, उनके अंदर उनको कोई लिंकेज नहीं पता, बट उन्हें दिखता है कि बॉल भी सर्कल फॉर्म में है, मतलब गोल गोल है, और जो मून है वो भी गोल गोल है, इसीलिए दोनों सेम है, ठीक है। सेकेंड क्या होता है इस स्टेज में? डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। इस टाइम पे बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड लर्न्स टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप द लैंग्वेज लेटर। बच्चा पहले सोचने की क्षमता क्रिएट करता है, फिर वो बोलना शुरू करता है। ही ट्राइज टू इमिटेट वर्ड्स फ्रॉम हर पेरेंट्स। पेरेंट्स जो बोलते हैं उसको इमिटेट मतलब कॉपी करने की कोशिश करता है। इस स्टेज को हम टॉय एज भी कहते हैं। इस टाइम पे बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है, बच्चों को टॉयज चाहिए होते हैं, न्यू टॉयज के साथ वो खेलते हैं।
इकोसेंट्रिक थिंकिंग हो जाती है। इकोसेंट्रिक मतलब द चाइल्ड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग चलता है, वो उसे लगता है कि सारे जो भी वो सोचता है वो सब कुछ पॉसिबल है। एग्जाम्पल लेते हैं कि उसका वो चाहता है कि वो रोड पर खेले, लेकिन उसके पेरेंट्स मना करते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि जो भी ओपन एरिया है वहां पर हम खेल सकते हैं, रोड भी एक ओपन एरिया है इसलिए हम वहां भी हम खेल सकते हैं, तो उसकी ये थिंकिंग गलत है। नेक्स्ट है एनिमिस्टिक अप्रोच। एनिमिस्टिक अप्रोच क्या होता है? पियाजे गेव दिस फैक्टर एज इम्पॉर्टेंट वन। ही एक्सप्लेन द चाइल्ड कंसिडर्ड ऑल मूविंग थिंग्स अलाइव। बच्चे के अंदर क्या होता है? एनिमिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब कि उसे ऐसा लगता है हर चीज जो चल रही है ना वो जिंदा है। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल इंटरेस्ट। सोशली बहुत इंटरेस्ट लेता है वो, मतलब द सोशल इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड आर वाइडेंड, दे लाइक टू प्ले विद देयर नेबर्स फ्रेंड्स। उन्हें नेबर्स के साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ बात करना बहुत पसंद होता है, तो वो सोशली इंटरेक्ट करते हैं। हमारी थर्ड स्टेज क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है? दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 7 years to 12 years। ये 7 से 12 स्टार्ट होती है। ठीक है। अ चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वेराइटी ऑफ मेंटल ऑपरेशन एंड थॉट्स यूजिंग कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स। दिस स्टेज इज कॉल्ड स्कूल एज। इस एज को हम स्कूल एज कहते हैं। ठीक है। उनके दिमाग में वैरायटी ऑफ थॉट्स और कॉन्सेप्ट्स घूमते रहते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये भी खरीदना है, हमें ये लेना है, वो लेना है, मतलब ये थॉट्स हैं उनके अंदर। ठीक है। अ चाइल्ड स्टार्ट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अ टॉल एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट। उसे पता लग जाता है कि बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है और छोटा कौन सा है, मोर और लेस की, मतलब इस ग्लास में पानी कम है, इस ग्लास में पानी ज़्यादा है। तो ये प्रैक्टिकल वे हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा ये चीज़ सीख रहा है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इस एज की? स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्क्रीट बट फाइंड डिफिकल्ट टू अप्लाई हिज लॉजिक एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। मतलब कि ये स्टेज तो होती है लॉजिकल थिंकिंग की, मतलब बच्चा सोचना चाहता है, बट क्या होता है वो डिफिकल्ट, उसे बहुत डिफिकल्टी होती है इस चीज में कि वो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करे। सेकेंड है वेविंग ऑफ ईगोसेंट्रिक। ही बिकेम टू अंडरस्टैंड चेंजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। उसे ऐसा लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसे चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू का भी पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पर कुछ चेंज है। He begins to understand changing point of view। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन। मतलब द चाइल्ड अंडरस्टैंड ऑपरेशनल यूनिट्स। मतलब चाइल्ड को पता लगता है कुछ ऑपरेशनल यूनिट्स के बारे में, जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम क्या होता है। उन्हें पता लगता है कि डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये चीज़ें सारी क्या है वो इस स्टेज पर सीखता है। मल्टीपल और रिवर्सिबल थॉट्स। चाइल्ड है वो उनके अंदर मल्टीपल थॉट्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट सीखता है, मतलब कि उन्हें टेबल्स लर्न करते हैं बच्चे, उनको काउंट वो लर्न करते हैं 1 to 100 काउंटिंग, और उन्हें रिवर्स काउंटिंग भी आनी शुरू हो जाती है इस चीज़ में। उन्हें पता है कि पीछे से आगे कैसे जाना है वो भी पता होता है। इसी स्टेज पे वो सब सीखते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ थॉट्स। थॉट्स को कैसे क्लासीफाई करना है, ये भी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्लासीफाई करना है? द चाइल्ड इज एबल टू क्लासीफाई द थिंग्स एंड प्लेस them in particular groups. He also understand the relation among various objects. वो रिलेशन बनाना सीखता है किन्हीं दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है। ये स्टेज खत्म होती है। नेक्स्ट स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या होती है? 12+ और एडल्टहुड तक। ठीक है। एट दिस स्टेज चाइल्ड इज एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। उसे चाइल्ड क्या करता है? अपनी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर देता है, लॉजिकली, सिस्टमेटिकली। वो सोशली इंटरेक्ट ज़्यादा करता है और अपने आइडियाज़ को अप्लाई करना चाहता है। इस स्टेज के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इस स्टेज को हम गैंग एज भी कहते हैं। इस एज में जो बच्चा है वो फ्रेंड्स बनाना चाहता है। ठीक है। फ्रेंड्स तो वो पिछली एज में भी बनाना चाहता है, बट इस एज में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है।
एज चाइल्ड लाइक्स टू स्टे विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करते हैं, वो घर में ज़्यादा कम और बाहर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है उनके अंदर। चाइल्ड इज एबल टू सॉल्व कॉन्क्रीट एंड हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स और लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग की ट्रांसफर मतलब कि द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड इवन एबल टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज टू अदर, मतलब सजेशंस देने शुरू कर देते हैं। अगर कि घर में कोई बात चल रही है, किसी टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही है, तो वो अपने सजेशंस देना मतलब प्रेफर करता है। इस स्टेज में ऐसा हो जाता है कि बच्चे अपनी राय देना शुरू कर देते हैं कि इस पे ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। इस एज को हम डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और क्रिएटिव थिंकिंग की एज भी कहते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कि बच्चे कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं और क्रिएटिविटी दिखाते हैं अपनी, ठीक है। नेक्स्ट है इस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इस थ्योरी से हमें क्या सीखने को मिला? सेल्फ लर्निंग, द चाइल्ड लर्न फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस। इससे पता लग गया हमें कि चाइल्ड जो है वो अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। चाइल्ड न्यू अंडरस्टैंडिंग विद प्रायर वन, मतलब पुरानी लर्निंग के अंदर न्यू चीज़ों को ऐड करके एकोमोडेट करके एक्सपीरियंस करता है। मोटिवेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग और डेवलपमेंट प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स, मटेरियल अफेक्ट्स द सेंस ऑफ चाइल्ड एंड चाइल्ड लर्न्स मोर। जो मटेरियल्स है उससे चाइल्ड की लर्निंग भी इफेक्ट करती है और अगर उसको मटेरियल मिल जाते हैं तो वो लर्न भी करता है ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बच्चों को थ्योरी ना समझा के उन्हें प्रैक्टिकली किसी चीज़ को समझाएं तो बच्चा जल्दी सीखता है। अगर हम उनको बोल कर सिर्फ हम बोले जा रहे हैं, लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले पाते। बट अगर हम उन्हें चार्ट्स, मॉडल्स और फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से उन्हें एक्सप्लेन करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइड्स अ ब्रॉड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव टू एजुकेटर फॉर बिल्डिंग करिकुलम फॉर द चाइल्ड, मतलब कि ये एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टम प्रोवाइड करता है टीचर्स के लिए। मतलब टीचर्स क्या करें, जो हमारा स्कूल करिकुलम है, हमारा कॉलेज करिकुलम है, हमारे सिलेबस है, मतलब करिकुलम मतलब सिलेबस जो है वो इस अकॉर्डिंग अरेंज होना चाहिए कि बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग। तो ये थ्योरी हमें ये चीज़ सिखाती है। द चाइल्ड लर्न स्पेशली इफ़ वी प्रोवाइड कॉन्क्रीट मटेरियल, अगर हम बच्चे को एक कुछ पर्टिकुलर मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो चाइल्ड ईजिली लर्न कर पाता है। नेक्स्ट है स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, स्टूडेंट शुड बी एनकरेज्ड बाय गिविंग स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट फॉर द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। उन्हें एक डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते रहना चाहिए। एक बोरिंग एनवायरनमेंट हमें कभी भी लर्न नहीं करवा पाएगा, मतलब एक चेंजिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे हम लर्न इजीली कर पाते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारी बढ़ती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।